पर मैं चाहूंगा सबको वेलकम करेंगे। पटना की टीम की तरफ से थैंक यू। थोड़ा सारे साथी मंच को जल्दी से छोड़ देंगे। यस, जीतेंगे दुनिया जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? कितने लोग जका से हाथ खड़ा करो। क्या बात है, फिर तो आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, या जकास होना है अभी। हेलो, देखिए प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कानपुर में हड़ताल चल रही है, एक बार दूसरे में छेद कम सुनाई देता है, बात नहीं करोगे तो नींद आ जाएगी। हेलो, तो बात करेंगे। अच्छा हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं जिनको गर्मी नहीं लग रही? एक को भी नहीं लग रही। एक्साइटमेंट का लेवल बहुत अच्छा है। ये फूल मुझे दिए गए हैं, क्या करूं? आप लोगों को दे दूं? तो लीजिए। तो दोस्तों, नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से, जैसा इंट्रोडक्शन अभी दिया गया था। इस बिजनेस को पिछले 4-5 साल से सीख रहा हूं। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ये बिजनेस क्या दे सकता है, जिंदगी कैसे बदल सकता है, और एक आम आदमी को खास कैसे बना सकता है, वो जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी जानना चाहते हैं। जिंदगी बदलना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, सपने बड़े करना चाहते हैं, आसमान छूना चाहते हैं। पर जो काम अभी कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए दोस्तों, जो लाइफ स्टाइल अभी हम जी रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उससे सपने पूरे होंगे क्या? नहीं होंगे। जो लाइफ स्टाइल अभी हमारी चल रही है, उससे हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, और सपनों को बड़ा करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग क्या है? वो अलग क्या है? वो अलग क्या है? उस अलग को करने से पहले उस अलग को जानना पड़ेगा कि वो अलग क्या है। जब तक आप कुछ चीज को अलग जानोगे नहीं, अपनी जिंदगी में उतारोगे नहीं, तो बड़ा नहीं कर सकते। और बड़ा करने के लिए परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस मेरे परिवार में सन 2000 में आया था। उससे पहले हम बहुत गरीब परिवार के रहा हूं मैं। मेरे पिताजी दादाजी बहुत गरीब परिवार से रहे। हम लोग मजदूरी से निकल के ऊपर आए, संघर्ष करके ऊपर आए। और मेरे पिताजी अक्सर एक बात बोला करते थे जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पिता बोला करते थे कि इस दुनिया के अंदर गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म है या नहीं? और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपनी जिंदगी से संघर्ष से हार जाते हैं और वही जिंदगी जीते हैं जिस जिंदगी में हम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सिंपल जिंदगी से हम लोग निकले, गरीबी से निकले, आज एक मुकाम पर, एक ऊंचाई के ऊपर पहुंचे। और ये बिजनेस जिसने हमारे परिवार को, हमारी लाइफ स्टाइल को 180 डिग्री कोण से घुमा के रख दिया, इस बिजनेस ने जिंदगी को बदल के रख दिया। वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं। क्या देता है ये आरसीएम? कैसे बदलता है जिंदगी, कैसे बदलता है आपके आने वाले भविष्य को, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बिजनेस हमारे परिवार में नहीं था तो हम लोग भी बहुत नीचे तबके के लोग हुआ करते थे। मजदूरी करी मेरे पिता ने, मेरे दादा ने। मजदूरी कर करके मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला, अपनी जिंदगी को बदला। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आके जिंदगी सैचुरेट हो गई, जिंदगी रुक गई, उससे आगे बढ़ नहीं सकी। लेकिन इस आरसीएम बिजनेस ने जिंदगी को और ऊंचाई पर लेकर चली गई, जिंदगी को और बदल दिया, लाइफ स्टाइल को और बदल दिया। और आज ये शख्स जो आज आपके सामने खड़ा है, ये शख्स जो आज आपके सामने खड़ा है, एक आम जिंदगी जी रहा होता अगर ये आरसीएम बिजनेस नहीं होता मेरे परिवार के पास। वही चीज मैं आप लोगों को समझाने आया हूं। समझना चाहेंगे? समझना चाहेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि कैसा लग रहा है? कितने लोग इसमें बैठना चाहते हैं और कितने बैठ चुके हैं? जब बैठ चुके की बात आई तो मुश्किल से 20% हाथ खड़े हुए, और बैठने की बात आई तो सबके एंटीने खड़े हुए। हेलो, है या नहीं? दोस्तों, ये बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े बंगले,
बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल एक आम आदमी के लिए ही बनी है और हम उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे से खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर, इस जिंदगी में एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होते हैं आप खुद। आपका कमिटमेंट ही आपको सफलता की ओर ले जाता है, और वो कमिटमेंट क्या है, वो अपने आप से करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम हमारी जिंदगी से जब कमिटमेंट करते हैं या कोई कमिटमेंट लेते हैं तो अड़ोसी और पड़ोसी हमारे कमिटमेंट को हिला देता है। वो हमारे सपनों को पूरा होने नहीं देता, पूरा होने से पहले सपनों को तोड़ देता है और खत्म कर देता है, और असफल हम हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि हम खुद तैयार ना हो। और तैयार होंगे कैसे? परिवर्तन आएगा कैसे? जो जिंदगी हमारी चल रही है उससे परिवर्तन आ नहीं रहा, जो काम हम कर रहे हैं उससे सपने पूरे हो नहीं रहे, और सिर्फ हम पेट भरने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के छोटे छोटे ख्वाब भी हम पूरे नहीं कर पा रहे, तो बड़ा बनेंगे कैसे? जिंदगी पलटेगी कैसे? और मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है कि जितने भी करोड़पति या जितने भी बड़े बड़े मिलीनियर हुए, वो एक जमाने में जीरो हुआ करते थे, लेकिन अपने संघर्ष, अपने कमिटमेंट और अपनी मेहनत के कारण वो हिंदुस्तान के हीरो बन गए। लेकिन कमिटमेंट, अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट इंसान को ऊंचाई की ओर ले जाता है, और वो आप सब में है, वो आप सब में है, इसलिए यहां पर बैठे हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम यहां पर आएगी, यहां से बाहर जाओगे, एक आदमी पूछेगा कहां गया था, आप बोलोगे आरसीएम की मीटिंग में गया था, वो बोलेगा तू भी फंस गया, खेल खत्म। खेल सिर्फ एक लाइन, तू भी फंस गया। और हम लोग वापस घर जाएंगे, बोरिया बिस्तर बंद करके वापस काम पे निकल जाएंगे। वही सुबह 7 बजे उठे 2 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, शाम को वापस 6 बजे घर आएंगे, गरम गरम रोटी खाएंगे, राजनीति पर चर्चा करेंगे और सो जाएंगे। हेलो, तो परिवर्तन कैसे आएगा? ये बात मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, ये बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप ही के लिए, कि परिवर्तन कैसे आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारी जिंदगी की चाबी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में। नौकरी करते हो, बॉस जब तक घर जाने के लिए नहीं बोलेगा बैठे रहोगे, क्योंकि नौकरी कर दी है। घर चला गया तो बॉस नौकरी से निकाल देगा, चाबी बॉस के हाथ में। दुकान पर बैठे हो, ग्राहकों का इंतजार करते हो, जब तक ग्राहक नहीं आएगा घर जा नहीं सकते, चाबी ग्राहकों के हाथ में। घर में जाओगे, बीवी बोलेगी कहां जा रहे हो, आप बोलोगे आरसीएम का प्लान दिखाने जा रहा हूं, बीवी बोलेगी टांगे तोड़ दूंगी घर से बाहर निकली तो, चाबी किसके हाथ में? मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा। हेलो, हमारी जिंदगी का फैसला हम नहीं करते, कोई और करता है, जिस कारण से हमारी जिंदगी क्या है हमें पता ही नहीं, जीरो होती है। क्योंकि हम लोग हमारी जिंदगी को हमारे हिसाब से नहीं चलाते, हमारी जिंदगी दूसरे लोग चलाते हैं, हम उनके हिसाब से। डिसीजन नहीं लोगे तो परिवर्तन कैसे आएगा? हेलो, जब 25-30 साल की उम्र में थे तो सपने बड़े बड़े हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे? मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मेरे गांव में मेरा मकान होगा, मेरी कोठी होगी, मेरे खेत होंगे, मेरे खलियान होंगे। 35 से 40 साल की उम्र में आते हो तो सपनों में से कोठी निकल जाती है और मकान निकल जाता है, गाड़ी निकल जाती है। वो तो पिताजी के पास पहले से ही थी। कारण 35 से 40 साल की उम्र में आते आते पता लग जाता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। हेलो, 40 से 45 साल की उम्र में आते हो तो सपने और छोटे हो जाते हैं और पता लग जाता है कि बच्चे पैदा हो गए, अब इनको पालना है, इनका पेट पालना है। सपने धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है, और हम लोग जिम्मेदारी में दब के सबके सपनों से, अपने आने वाली जिंदगी से समझौता चालू कर देते हैं। और 40 से 50 साल की उम्र में आते आते हम अपने बच्चे के बच्चों को खिलाते हैं और चाय पीते हैं घर में बैठे बैठे। कब तक? लो साहब, एक चीज और ऐड कर दी, राम नाम सत्य है। किसी आदमी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस एक मानव जीवन के अंदर हम लोग सिर्फ जिंदगी को काटते हैं, जिंदगी को जीते नहीं।
और किसी से भी पूछ लीजिए, एक ही शब्द बोलेगा, कैसी चल रही है? बस कट रही है। कब तक? जहां उम्र के साथ साथ हमारे सपने बड़े होने चाहिए, यहां बैठा हर आदमी उम्र के साथ साथ अपने सपनों को छोटा करता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है, अपनी जिंदगी को मारता जा रहा है। कब तक? चलिए आपकी बात छोड़िए, मैं आपकी बात करता ही नहीं हूं। आप तो काट लेंगे, आप तो जी लेंगे, आप तो समझौता कर लेंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्योंकि उनको समझौता करने का भी समय नहीं मिलेगा, तब वो क्या करेंगे? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन हो चुका है, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, बहन बहन को प्यार नहीं करती, बाप बेटे को प्यार नहीं करता, लोग नौकरी के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, काम के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, काम बचे नहीं है, धंधे बचे नहीं है। अब मुझे बताइए, आपकी आने वाली जनरेशन क्या करेगी? वही तो समझ नहीं आ रहा। हेलो, भविष्य दिखा रहा हूं, प्रेजेंट से मिला रहा हूं, पास्ट की बात कर चुका हूं, निकल गया, उसको छोड़ो। जो हो रहा है उसमें समझौता चल रहा है। बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि बच्चा बड़ा ऑफिसर बनेगा। अरे आपका बच्चा ऑफिसर बनेगा तो दूसरे का नहीं बनेगा क्या? वो भी तो लाइन में लगा हुआ है, तो आपका कब बनेगा? और अगर आपका बन गया तो उसका बच्चा कहां जाएगा? नौकरी एक, एग्जाम देने वाले अनेक, काम एक, करने वाले अनेक, मिलेगी एक को, बाकी का क्या होगा? वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा खाने का भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। ऑक्सीजन बेच रहा है चाइना। सीधा टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझे पता, ओपन ग्राउंड में बैठे समय निकाल के गर्मी लग रही है। बताइए सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जहां पर आप लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए। आपकी आने वाली जनरेशन को क्या करना पड़ेगा? या छोड़िए, वो कैसे काम करेंगे मुझे बताइए। 12-12, 15-15 घंटे पसीना बहाते हो, तो बच्चों को फीस जाती है, घर का किराया जाता है, होता नहीं होता दोस्तों? गांव छोड़ना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है। दिल्ली जाता हूं, पूछता हूं कि भैया कहां के हो? कि सर बिहार के हैं। रहने वाला बिहार का, पर जिंदगी निकाल दी दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, घर वालों से दूर, मात्र 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो आदमी अपने गांव, अपने परिवार, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस रहा है, अपने खानदान से दूर, अपने सपनों के साथ समझौता कर रहा है, अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर रहा है। अरे आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा कहां जाएगा? धरती छोड़ेगा? कभी सोचा उस बच्चे और भविष्य के बारे में आप लोगों ने? मत करो आरसीएम, मत समझो आरसीएम, ये हल्दी धनिया मिर्ची समझ में आ नहीं रहा। नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, करोगे क्या? ये ताली किसके लिए बजाई? भविष्य की बर्बादी के लिए या आरसीएम के लिए? मैं रिपीट कर देता हूं, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, उधार लेकर भी आ जाओगे तो ब्याज मांगने वाला 1 तारीख को घर पहुंच जाएगा, ब्याज चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाओगे। ये हल्की धनिया मिर्ची सर्फ साबुन तेल समझ में आ नहीं रहा है, करोगे क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो अभी बाहर जाएगा, हवा निकाल देगा 2 मिनट में। मैं सीधा अटैक कर रहा हूं आपके माइंड, आपके दिल के ऊपर, बाकी की बातें सब फालतू है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात। बड़े प्यार से बच्चे घर में पैदा होते हैं तो सीने से लगा के काजू बादाम खिलाते हो और सोचते हो एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनना तो चाहता है कि हाँ हाँ पापा मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, लेकिन बनूंगा कैसे?
क्योंकि मैं बच्चा हूं तो दूसरे घर में भी तो बच्चा पैदा हुआ है, वो भी तो बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है। अरे जब भाई भाई से लड़ेगा तो बताइए काम कैसे चलेगा? और आप क्या करेंगे? बच्चे का तो बता दिया, आप क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि कब तक आरसीएम चलती है। 17 साल पहले लोग आरसीएम को चेक करते थे जब मेरे पिता ने चालू किया था, ये चलेगी इतनी चलेगी, और लोग कहा करते थे ये नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और 17-18 साल पूरे हो गए, आरसीएम अभी भी चल रही है और लोग अभी भी चेक कर रहे हैं ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो मुझे बताइए चेक किसको कर रहे हो, आरसीएम को या खुद को? कब तक करोगे भाई? और चलती कैसे? हेलो फ्रेंड्स, ये जो सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं या मेरी मीटिंग्स का जो पार्ट रहता है, ये मेरे लिए नहीं रहता। मुझे बड़ा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी इनकम कितनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किस लेवल पे हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे कितना आता है, मेरी जिंदगी क्या है। मुझे इंटरेस्ट है आप लोगों की जिंदगी में कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी और आपके घरों में खुशियां कैसे आएगी। उसके लिए पसीना बहाने में मजा आता है। ये मजा नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी मैटर। मेरी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। आरसीएम करूं चाहे ना करूं तो भी आना है, लेकिन मेरी बदली। लेकिन आपका क्या और आपके परिवार का क्या? कारण जिस इंसान ने गरीबी देखी होती है ना, वो गरीबों का दर्द जानता है। और हम गरीबी से निकले हुए वो लोग हैं, जानते हैं गरीबी क्या होती है और संघर्ष क्या होती है। और मैं नहीं चाहता कि बिहार का एक आदमी भी गरीब रहे। उसकी जिंदगी बदल सकता है तो एक ही मंच बदल सकता है, और उस मंच का नाम है आरसीएम। हेलो, संघर्ष तो आएंगे। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, संघर्ष से टकरा जाओ और चीर के आगे बढ़ जाओ। और दूसरा रास्ता, संघर्ष को दूर से देखो और वहीं से मुड़ जाओ। पर याद रखना, अगर संघर्ष को देख के मुड़ गए तो कभी अपने बच्चे को यह मत सिखाना, बेटा जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि सबसे पहले हार हम खुद मानते हैं। कभी अपने बच्चे को यह चीज मत सिखाना कि बेटा जिंदगी में हार मत मानना, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हार हम मानते हैं। और हमारा कोई अधिकार नहीं बनता अपने बच्चे को यह सिखाने का कि तू जिंदगी में बड़ा आदमी बन सकता है। अरे जब हम ही हार मान गए तो हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे और बड़ा कैसे बनाएंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा कीजिए कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सफलता का। बात सुनते नहीं, उससे पहले एंटीना खड़ा कर देते हैं। भैया इस कानपुर को पूरा यूज में लो कि मैं क्या बोलने वाला हूं। और यही हमारी बिजनेस का सबसे बड़ा कारण बनता है सफलता का, कि हम चीज को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उससे पहले टूट पड़ते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। दोस्तों सोच कर देखिए और दिमाग पर जोर डालिए और कल्पना कीजिए। यहां नहीं कर सकते तो घर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, दरवाजा बंद करके बंद कमरे में बैठिए और थोड़ी देर मंथन कीजिए कि अगर आने वाले समय में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा तो हमारा परिवार, हमारी फैमिली को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ इसको दूर से देखोगे, बैठोगे नहीं। और कब तक इसको दूर से देखोगे? हेलो, मैं बड़े गरीब परिवार का लड़का रहा। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूर थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, न घर थी, न खेत थे, न खलियान थे, न प्रॉपर्टी थी, न मकान था। राजस्थान के अंदर 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहता था सर। उसी कमरे में हम बनाते थे, उसी कमरे में मेरा परिवार खाता था, उसी कमरे में मेरा परिवार रहता था, सोता था, सब कुछ करता था। 7 जनों का परिवार था, मेरे दादा दादा सहित 5 मेरे पिता सहित भाई बहन
और 2 जने मेरे दादा दादी, 7 जनों का परिवार जो सड़क के ऊपर था, मजदूर परिवार। मेरे दादाजी सुबह मजदूरी करने जाते थे, पैसा कमा के शाम को घर आते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे। और कभी कभी तो ऐसा दिन देखने को मिला मेरे परिवार को कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, पेट के ऊपर कपड़ा बांध के सोया है मेरा परिवार। अक्सर मेरे दादाजी मेरे पिता को बोला करते थे कि बेटा पढ़ाई छोड़ दे, साइकिल की दुकान पर जाके टायर खोलने का काम चालू कर, 2 पैसा कमाएगा। ये शब्द मेरे दादाजी अक्सर मेरे पिता को बोला करते थे। लेकिन मेरे पिताजी की जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई था। बचपन के अंदर 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी कचौरी बेच के अपनी स्कूलिंग पूरी करी, कचौरी बेच बेच के अपनी पढ़ाई पूरी करी साहब। 5-6 साल की उम्र में मेरे पिताजी अपनी बड़ी बहन के साथ बाल्टी में कचौरी रख के कचौरी बेचा करते थे, ऑफिसों के अंदर जा जाके, और स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई किया करते थे। कचौरी बेच बेच के अपनी स्कूल कंप्लीट करी। और पहली बार जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो पैंट पहनने को नहीं होती थी, तो पहली बार पैंट खरीदी जब कॉलेज के अंदर आए। मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूं? ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि संघर्ष और बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है, चाहे भगवान राम हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। भगवान राम को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा था और अमिताभ बच्चन को भी बैंक करप्ट होना पड़ा था। तो आप और मैं किस खेत की मूली है? संघर्ष को स्वीकार करना सीखिए, संघर्ष से भागना मत सीखिए। हेलो, कचौरी बेच बेच के कॉलेज के अंदर आए। पहली बार पैंट क्या होती है कॉलेज में आके खरीदी, उसी पैंट को इस कॉलेज में पहन के जाते थे और शाम को जब कॉलेज से आते थे उसी पैंट को धो के सुखा देते थे और शाम को वापस कचौरी की दुकान पर जाके कचौरी बेच के अपनी स्कूल पूरी करी, कॉलेज पूरा किया। लेकिन कभी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानी। कॉलेज कंप्लीट करते 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 इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया दोस्तों। मेरे फादर संघर्ष करते 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 राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। मैं आपको उस वक्त की स्टोरी बता रहा हूं जब दोस्तों ये RCM बिजनेस नहीं हुआ करता था। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोस्ट मुझे आज भी याद है। मैं छोटा था उस टाइम, मेरे पिताजी की महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना, सन 2000 में। कौन से ईयर में सर? सन 2000 में 25,000 रुपया सैलरी मेरे पिताजी की हुआ करती थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी अच्छी चलना चालू हो गई थी। जयपुर में मकान बना लिया था, पिताजी ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी, सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, कोई कमी नहीं थी। और अक्सर मेरे पिताजी ऑफिस से आते थे तो सोते नहीं थे, टीवी देखते नहीं थे, वो जनरली सोचा करते थे। और मैं मेरे पिता से पूछता था, पापा सोचते क्या रहते हो? तो मेरे पिताजी मुझे बोला करते थे, रवि इससे भी बड़ा करना है। तो मैंने मेरे पिता से बोला एक दिन कि पापा सरकार 25,000 रुपया सैलरी दे रही है, इससे बड़ा क्या होता है? तो बोले नहीं, मेरे को इससे भी बड़ा करके दिखाना है। संघर्ष की वो कहानी जो मेरे परिवार से चालू हुई और आज मेरे तक आते आते वो संघर्ष खत्म हो गया, सिर्फ संघर्ष जिंदगी से निकल गया। एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी जब किसी इंसान को मिल जाती है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। उसको क्या लगने लग जाता है कि सरकार मेरे को इतनी अच्छी सैलरी दे रही है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? एक आदमी जब ऑफिसर बन जाता है तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि बस अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और वो सेटिस्फाई होना चालू हो जाता है अपनी जिंदगी से। लेकिन मैं अपने पिता से पूछता था कि पापा 25,000 रुपया सैलरी मिलने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं है? तो मेरे पिताजी बोलते थे नहीं, मुझे इससे भी बड़ा करना है। अगस्त के महीने में यह RCM बिजनेस मेरे परिवार के अंदर आया और मेरे पिताजी को एक मौके की जरूरत थी, सिर्फ एक मौके की, वो मौका मिला। शुरुआत की वो दौर जब RCM को कोई भी नहीं जानता था, न कंपनी का कोई बड़ा वजूद हुआ करता था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, न प्रोडक्ट हुआ करते थे, न एग्जाम्पल हुआ करते थे।
कुछ भी नहीं। एक आदमी मेरे पिता के पास ये बिजनेस लेकर आया सन 2000 में और उसने आके बोला, शर्मा साहब, भिलवाड़ा से कंपनी आई है जिस कंपनी के अंदर कपड़े पहनने से पैसा आता है। क्या बोला वो? तो मेरे पिता ने उसको बोला, तू पागल हो गया, कपड़े पहनने से पैसा आता नहीं है, कपड़ा पहनने से पैसा जाता है। तो उस आदमी ने बोला कि सर, ये दुनिया की पहली कंपनी है जहां कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे पिता ने उसको भगाया नहीं, जबकि जनरली आदमी अच्छा ऑफिसर बन जाता है तो किसी को टिकने नहीं देता अपने ऑफिस के अंदर। होता कि नहीं होता? हमारे राजस्थान में तो ऐसा होता है, मुझे बिहार का नहीं पता, यहां पर भी होता है। अच्छा, राजस्थान से ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर अपनी हो यार। नहीं सर, लाइव नहीं, नहीं सर, लाइव भगवान की सोच, नहीं, भगवान की सोच। क्या हुआ, जोश खत्म हो गया क्या? बिहार के लोगों, हेलो, आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को सुनाई दे रहा है? आ रही है, आ रही है। मैं कहां पर था? नहीं नहीं, मेरी स्टोरी में मैं कहा था, मैं भूल गया। ये आदमी बहुत ऊपर जाएगा, इतना ऊपर भी नहीं, समझ गए ना? घबराइए भाई साहब, इनको लगा बिल्कुल ही भेज दिया। दोस्तों, अच्छी खासी ऑफिसर जॉब मिल गई थी, सरकारी गाड़ी मेरे पिताजी को लेने आती थी, छोड़ने जाती थी, जरूरत नहीं थी आरसीएम की, कोई जरूरत नहीं थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। एक आदमी जब बिजनेस में एक पोजीशन पे पहुंच जाता है या व्यापार के अंदर एक पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। जबकि मैं अपनी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मुझे नहीं पता यहाँ पर बिजनेसमैन कौन है, मुझे यहाँ पर ये नहीं पता नौकरी कौन कर रहा है या बेरोजगार कौन है, लेकिन एक बात याद रखना, जो आदमी अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हो गया उसकी प्रोग्रेस रुक गई। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कारण, क्योंकि आज भी धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं इतने करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उसके बाद भी अपनी दुकान के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची और यहां तक कि टमाटर और धनिया बेचते हैं रिलायंस की दुकान पे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। टाटा का मालिक ट्रक बेचता है, टाटा का मालिक जैगुआर गाड़ी बेचता है, और वही टाटा का मालिक अपनी दुकान पर 18 रुपए का नमक बेचता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं है। वो भी पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे यहां तक कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, जिनकी उम्र 75 साल हो गई तो भी 16-16 घंटे काम करते हैं, वो भी सेटिस्फाई नहीं है। तो हम लोग जब छोटी सी नौकरी या छोटा सा व्यापार सफल हो जाता है तो सेटिस्फाई क्यों हो जाते हैं? क्यों होते हैं? महीने का 50,000 कमाता हूं, अब मुझे किस चीज की जरूरत? सेटिस्फाई। मेरा धंधा सेट हो गया पटना के अंदर, वो शानदार दुकान चल रही है, सेटिस्फाई क्यों? हमारी जिंदगी के अंदर हमारी सफलता के पीछे कोई और नहीं है। हमारी जिंदगी में हमारी सफलता को रोकने वाला, हमारे को स्टेबल करने वाला, हमें आगे नहीं बढ़ने वाला हम खुद है, और हमारी ये सोच है जो पहले फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई का कीड़ा हमारी जिंदगी के अंदर लौंगना चालू करता है और गिलबराना चालू करता है। अरे मजा आ गया, नौकरी मिल गई, इतने साल से मेहनत कर रहा था, जिंदगी सफल हो गई, और महीने का 20,000 कमाऊंगा, जिंदगी खत्म। और मैं नहीं कहता, किसी भी नौकरी वाले से पूछ लो, नौकरी वाले बोलते हैं नौकरी भूखा मरने देगी नहीं और पैसे वाला बनने देगी नहीं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं साहब? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अच्छा, आपके दिमाग में नौकरी का भूत डाला किसने?
मानता हूं अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मानता हूं मौका नहीं था, और मौका था भी तो हम लोगों ने उसका प्रयास नहीं किया। तो गलती किसकी हुई? अपने आप से सेटिस्फाई कौन हुआ? हम खुद हुए। और जिस कारण से आप में से कई लोग हैं जो बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन मात्र कुछ चीजों से सेटिस्फाई होकर वहीं के वहीं रुक गए। मैं रवि शर्मा, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन, बीएससी आईटी इन कंप्यूटर्स, एमबीए सेल्स मार्केटिंग में यूरोप का एक देश इटली का शहर मिलान। उसके बाद डायमंड ग्रेजुएट, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, हीरे को। वहां से डायमंड ग्रेजुएट हूं मैं, बेल्जियम से। डायमंड की परख है मेरे को, हीरे की परख है मुझे। जमीन से जब पत्थर से हीरा निकलता है, कोयले से लेके बनने तक हीरे को जानता हूं। अच्छी खासी नॉलेज लेने के बाद आज से बिजनेस कर रहा हूं। पागल हो गया हूं? किस किस को लगता है मैं पागल हो गया हूं? यही तो प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है उससे पहले। मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए। सरकार ने मेरे को बोला, रवि जी आपको नौकरी मिलेगी, आइए। मैंने कहा बिल्कुल साहब, क्या करना पड़ेगा? अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने कहा थैंक यू। उसके बाद आपको यूडीसी बनाया जाएगा, एलडीसी बनाया जाएगा, यही बोलते हैं। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूं इस मामले में। मैंने कहा सैलरी सर 12,000 रुपया महीना। मेरा गला फट जाएगा, आराम से बोल ले। उसके बाद आपको 2 साल डेपुटेशन पे भेजा जाएगा। मतलब आपके पिताजी की उम्र तक आते आते आपकी महीने की सैलरी होगी 50-60 हजार रुपया महीना। मैंने कहा कितने साल देने पड़ेंगे? उसने बोला सर 40 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब आप अपने पिताजी की पोस्ट पे पहुंच जाओगे। और दूसरी तरफ आरसीएम था। पिताजी के जाने के बाद जितनी सैलरी नहीं मिल रही थी, उससे 3 गुना ज्यादा टीडीएस कट रहा था। हेलो, क्या करना चाहिए था? फिर गलत जा रहे हो। आरसीएम तो सेट था, नहीं करता तो भी आता, नहीं करता तो भी आता। अगर सरकारी नौकरी करना होता, आरसीएम नहीं करता तो भी पैसा, तो मुझे सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए थी कि नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्यों भाई? और मेरी जगह आप होते तो? आप में से जो आरसीएम कर रहा है, जिसके अंदर आरसीएम का भूत है ना, वो पता है क्या बोलता है? नहीं, मैं तो आरसीएम ही करूंगा। और जिसके ये पंखुड़ी बोलते हैं ना, एंटीना, जिसका हिल रहा होता है ना, वो सरकारी नौकरी में भी घुस जाता है। कारण विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। सरकारी नौकरी को लात मारी और आरसीएम में कूद गया। 4 साल हो गए, चालू कर रखा है, बैठने का नाम नहीं लेता, दिमाग खराब हो रखा है, पागल हो रखा हूं। महीने के 15-15 दिन काम करता हूं, कारण सफल हो गया, उसके बाद भी कर रहा हूं। क्योंकि मेरा सपना यहाँ पर या नंबर 1 रहना नहीं है। मेरा सपना अपने नीचे नंबर 1 पैदा करना है। जब तक लगा रहूंगा, जब तक आप लाइन नहीं लगा देते। हेलो, साथ चाहिए आपका। कोई भी चीज इंसान की पकड़ से बाहर नहीं है। इंसान जो चाहे कर सकता है, जो चाहे बन सकता है। एक जमाने के अंदर एक आदमी सोचा करते थे चांद भगवान है, थोड़ी देर बाद चांद के ऊपर आदमी पहुंच गया। हेलो, फिर सोचा करते थे मंगल, तेरी कुंडली में मंगल बैठा है, इसलिए तेरा मंगल ही नहीं हो रहा। मंगल पे पहुंच गया। बताइए, कुंडली में मंगल है, मंगल पे आदमी है?